हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हम करने जा रहे हैं जी रिवीजन मई 23 के लिए सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स की। मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे दूं आपको, हम कैसे कैसे करेंगे। हाँ जी, पहला कस्टम की दो रिवीजन क्लासेस है। पहली क्लास में चैप्टर 1 टू 11 कवर्ड है, 9 चैप्टर को छोड़कर। ये चैप्टर 1 टू 11 फास्ट ट्रैक रिवीजन है। चैप्टर 9 वैल्यूएशन का ये डिटेल्ड रिवीजन है, ये क्लास 2 में आपको मिलेगा। और जिन नोट्स से मैंने आपको पढ़ा रखा है वो आपको लिंक में नीचे मिल जाएंगे। अगर मैं एफटीपी बात करूं तो एफटीपी पुराने वाली क्लास ही आप जो अपलोडेड है वही देख सकते हैं, उसमें सिर्फ एक डेट का चेंज है। और अगर हम जीएसटी की बात करें तो बच्चों ने रिक्वेस्ट कर दी कि सर आप चैप्टर वाइज अलग से डालें, तो मैंने ये 22 चैप्टर की अलग अलग आपको रिवीजन क्लास दे रखी है। अगेन जहां से पढ़ाया हुआ है उन नोट्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। अच्छा, इसमें मैंने साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं और यही आप कर ले, ये सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। कुछ क्वेश्चंस जो कवर्ड है उसमें से इन क्लासेस के साथ में वो इसी फाइल में मिल जाएंगे, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। और लास्ट अमेंडमेंट जो मई 23 की है, इसकी एक सेपरेट क्लास डिटेल्ड में है, अगर आप वो देखना चाहें वो देख सकते हैं। लेकिन मैंने इन रिवीजन क्लासेस में उन अमेंडमेंट्स को कवर किया हुआ है, वो थोड़ा सा शॉर्ट में होगा। यहां आपको अमेंडमेंट डिटेल में देखनी है तो आप अमेंडमेंट डिटेल में देख सकते हैं, अदरवाइज रिवीजन क्लासेस में वो कवर्ड है अमेंडमेंट। आइए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन। फटाफट से देखेंगे मेन बैच 20.8 और फास्ट बैच 20.2। हम रिवीजन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 20 का। इसमें हम सेक्शन 85 टू 94 पढ़ेंगे। हाँ जी, ए ने बी को अपना बिजनेस बेचा 1 जुलाई को। इस बिजनेस के रेस्पेक्ट में 1 जुलाई तक 20 लाख की लायबिलिटी बनती है। हो सकता है ये लायबिलिटी डिटरमाइन की गई बिफोर 1 जुलाई से पहले या 1 जुलाई के बाद। अब सवाल है, ये 20 लाख की लायबिलिटी क्या मिस्टर ए से ली जा सकती है, बी से भी ले सकते हैं? ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, थोड़ी ए थोड़ी बी से भी ले सकते हैं। मतलब ये ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल है, ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी। इसलिए बिजनेस परचेज करने से पहले ध्यान रखें कोई जीएसटी की लायबिलिटी उसके ऊपर तो नहीं बनती है। अच्छा जी, लेकिन 1 जुलाई के बाद जो सेल करी गुड्स की या सर्विस की, क्या उसके लिए ट्रांसफरी मिस्टर बी ही लायबल होगा? जी हां, ट्रांसफरी को अपना रजिस्ट्रेशन अमेंड करा लेना है 1 जुलाई के बाद में, क्योंकि अब तो नया बिजनेस हो गया ना अब उसका जी। और अगर अगर ट्रांसफर की डेथ होती है अब उसके बाद उसके बेटे को बिजनेस मिलता है तो फिर ट्रांसफरी लायबल होगा। ओके जी, नेक्स्ट। हाँ जी, एजेंट वाली बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स भेजे, एजेंट ने आगे बायर को गुड्स बेचने के लिए अपना इनवॉइस इशू किया, तो अब ये एजेंट की लायबिलिटी है जी। शेड्यूल 1 में एजेंट फॉल कर जाएगा जी। अब सवाल है, अगर एजेंट ये जीएसटी की लायबिलिटी नहीं पे करता तो क्या प्रिंसिपल से ले सकते हैं? जी हां, सेक्शन 86 कहता है प्रिंसिपल एंड एजेंट जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हैं। नेक्स्ट सेक्शन 87, एमलगेमेशन या मर्जर हो रहा है कंपनी का, ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों मिलकर एबी लिमिटेड बन रही है। लेकिन ये कैसे बन रही है? कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की वजह से। अब कोर्ट क्या करता है जी, उसने 1 जुलाई को ऑर्डर पास किया, लेकिन ये बैक डेट से मर्जर इफेक्टिव कर देता है 1 अप्रैल से। तो अब 1 अप्रैल से 1 जुलाई के बीच में अगर ए बी लिमिटेड ने आपस में दूसरे को सेल कर रखे तो ये किसको जीएसटी देना उसको? इस दौरान ए एंड बी लिमिटेड को अलग अलग डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा जब तक ये 1 जुलाई तक ऑर्डर पास नहीं हो जाता। तो मान लीजिए ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को सेल करी थी, ये ए लिमिटेड की टर्नओवर में ऐड होगा, ए लिमिटेड को जीएसटी देना होगा। और 1 जुलाई को जब ये ऑर्डर पास हुआ इन दोनों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अब तो ए बी लिमिटेड बन गई। नेक्स्ट, इसके बाद सेक्शन 88, अगर कंपनीज का लिक्विडेशन होता है तो जो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है उसे अपॉइंटमेंट के 30 दिन में कमिश्नर को इंटीमेट करना होता है मेरी अपॉइंटमेंट हो गई है, तो जो भी ड्यूज बनते हैं इस कंपनी के रेस्पेक्ट में मुझे बता दो। तो ये 3 महीने के अंदर अंदर कमिश्नर जितने भी उससे ड्यूज बनते हैं या बन सकते हैं वो इसे इंटीमेट करेगा। ध्यान रहे, अगर प्राइवेट कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो जो डायरेक्टर है वो भी साथ में ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल है। अनटिल अनलेस डायरेक्टर प्रूव कर दे कि ये जो डिफॉल्ट हुआ है ये मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं, मेरी ग्रोथ नेगलेक्ट नहीं थी, मेरी मिसफिशंस नहीं थी, तो हम उसको छोड़ देंगे, तो उसको छोड़ देंगे। ये जो लिक्विडेशन, ये जो अमाउंट डिटरमाइन हुआ हो सकता है लिक्विडेशन के दौरान डिटरमाइन हुआ, आफ्टर डिटरमाइन हुआ या बिफोर डिटरमाइन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 89, ये क्या है जी, प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर भी लायबल होगा। सर ऊपर भी तो आ गया प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर की बात, यहां बात थी कंपनी लिक्विडेशन में थी, अब हम यहां पर कंपनी की लिक्विडेशन की बात नहीं कर रहे, प्राइवेट कंपनी का लिक्विडेशन वैसे ही बात कर रहे हैं।
तो प्राइवेट कंपनी अगर अपने ड्यूज को नहीं पे कर पा रही है तो डायरेक्टर एंड कंपनी ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल हैं। लेकिन डायरेक्टर को हम छोड़ देंगे अगर वो कहता है कि मेरी ग्रोस नेगलेक्ट नहीं थी, मेरी मिसबिजनेस नहीं थी, मेरी ब्रीच नहीं थी, तो मेरी वजह से नहीं हुआ तो हम उसको छोड़ देंगे। अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट होती है तो क्या अब इस डायरेक्टर से रिकवरी हो सकती है? नहीं, या तो पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर बन गया। उस समय के ड्यूज जब ये प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर था वो वाले अगर प्राइवेट कंपनी से रिकवर नहीं हो पाए थे, क्या अब वो रिकवर कर सकते हैं? ना, अब ये पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर है। हाँ, इसके ऊपर पर्सनल पेनल्टी लगाई जा सकती है डायरेक्टर के ऊपर में। नेक्स्ट, सेक्शन 90, पार्टनरशिप फर्म के ड्यूज अगर पार्टनरशिप फर्म नहीं दे पा रही है तो क्या पार्टनर से ले सकते हैं? जी, फर्म एंड पार्टनर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल हैं। ये सेक्शन 90 बोलता है पार्टनर अगर रिटायर होता है तो उसे 1 महीने के अंदर अंदर इंटीमेट करना कमिश्नर को। अगर ये इंटीमेट कर देता तो जिस डेट रिटायरमेंट की डेट तक ही इसकी लायबिलिटी रहेगी, लेकिन अगर ये इंटीमेट 1 महीने के बाद करता तो जब ये इंटीमेट कर रहा उस डेट तक की लायबिलिटी इसकी रहेगी पार्टनर की। नेक्स्ट, सेक्शन 91, अगर कोई माइनर है या इनकैपेसिटेड पर्सन है, उसके बिजनेस को संभाल रहे हैं गार्जियन, ट्रस्टी या एजेंट। अब इस बिजनेस के माइनर और इनकैपेसिटेड पर्सन के बिजनेस के रिस्पेक्ट में अगर कोई लायबिलिटी है, क्या वो गार्जियन, ट्रस्टी, एजेंट से ले सकते हैं? जी हाँ, ये माना जाएगा कि ये माइनर नहीं, ये मेजर था, ये इनकैपेसिटेड नहीं, कैपेसिटेड पर्सन था। नेक्स्ट, अब अगर कोर्ट ऑफ वार्ड, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, ऑफिशियल ट्रस्टी, रिसीवर किसी के बिजनेस को संभाल रहे हैं जिस उस टैक्सेबल पर्सन के बिजनेस के रिस्पेक्ट में कोई टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी की लायबिलिटी बनती है, तो क्या वो इस कोर्ट ऑफ वार्ड, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, ऑफिशियल ट्रस्टी या रिसीवर से रिकवर की जा सकती है? जी हाँ, उससे रिकवर की जा सकती है। इसके बाद बस 2 सेक्शन, मेन बैच नेक्स्ट पेज 20.9 और फास्ट बैच 20.3 पर। सेक्शन 93, हाँ जी, अगर टैक्स इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है और उसके बाद बिजनेस कंटिन्यू किया जाता है, इस जो इंडिविजुअल की डेथ हुई इसके बिजनेस के रिस्पेक्ट में ड्यूज है मान लीजिए 60 करोड़ के, 60 करोड़ की। अब बिजनेस कंटिन्यू किया गया, क्या जो भी बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है, क्या उससे 60 करोड़ के ड्यूज ले लिए जाएंगे? जी हाँ। लेकिन अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू किया जाता है तब जितना एस्टेट, जितनी संपत्ति मिली लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, मान लीजिए 20 करोड़ की संपत्ति मिली तो 20 करोड़ तक ही रिकवरी हो पाएगी, चाहे ये ड्यूज जो जिस इंडिविजुअल डेथ हुआ ये 60 करोड़ के ड्यूज डिटरमाइन बिफोर डेथ हो या आफ्टर डेथ हो। नेक्स्ट, अगर एचयूएफ या एओपी का पार्टीशन होता तो पार्टीशन की डेट तक जो भी ड्यूज बनते हैं इस एचयूएफ या एओपी के, वो इनके मेंबर या ग्रुप ऑफ मेंबर्स से लिए जा सकते हैं, ये जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे। ऐसे अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो डिसोल्यूशन की डेट तक जो भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी इनका ड्यूज बनते हैं, चाहे ये डिटरमाइन बिफोर किए गए या डिटरमाइन आफ्टर डिसोल्यूशन किए गए, ये इसके लिए जो पार्टनर्स होंगे ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे। नेक्स्ट, अगर टर्मिनेशन होता है गार्जियनशिप या ट्रस्टीशिप का, जो जिस डेट को टर्मिनेशन हुई उस डेट तक के ड्यूज वार्ड या बेनिफिशियरी थे, चाहे डिटरमाइन बिफोर किए गए आफ्टर किए गए, ये इनसे लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 94, यहां बिजनेस बंद करने की बात कर रहे हैं। ऊपर हम फर्म के डिसोल्यूशन की बात करते हैं, हम बिजनेस बंद करने की बात कर रहे हैं, या एचयूएफ या एओपी या एलएलपी के बिजनेस बंद होने की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस बंद होने की डेट तक जो भी ड्यूज इस फर्म, एलएलपी, एचयूएफ, एओपी के बनते हैं, किससे ले सकते हैं? फर्म के केस में सारे पार्टनर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे, एचयूएफ के केस में सारे फैमिली मेंबर ज्वाइंटली सेवरली लायबल होंगे, एओपी के केस में भी सारे मेंबर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे, चाहे डिटरमाइन बिफोर हो ड्यूज या आफ्टर डिटरमाइन हो। हाँ जी। नेक्स्ट, अगर फर्म का या एओपी का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है तो जो पार्टनर या मेंबर पहले थे और जो पार्टनर मेंबर बाद में जो कॉमन है, सेम है, और वो ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे, जो भी उसके ड्यूज बनते हैं उस फर्म या एओपी के। यहां हमारा ये चैप्टर भी रिवीजन कंप्लीट होता है।